बाज़ाब्ता तौर पर राजनपुर के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब। ये पहला कार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं, ये कार्ड जा रहा है सरदार माई साहिबा को। सरदार माई साहिबा, अगर आप सामने तशरीफ लाएं और वजीर आजम से अपना सेहत सहूलत कार्ड वसूल करें। यह रियासत मदीना का वो ख्वाब है जो अमली शक्ल इख्तियार करता हुआ हलीमा बीबी साहिबा से दरखास्त करूंगा कि अपना सेहत इंसाफ कार्ड वसूल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब की तौफीकात में, इनकी हुकूमत की तौफीकात में इजाफा करे। मैं दरखास्त करूंगा मोहम्मद बख्श साहब से कि वो आए और वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से अपना सेहत सहूलत कार्ड वसूल करें। ख़ातीन और हज़रात, मैं इस मौके पर रिक्वेस्ट करूंगा शरीफ मोहम्मद साहब से कि वो आए और वजीर आजम से सेहत सहूलत कार्ड वसूल करें। मैं दरखास्त करूंगा गुलाम रसूल साहब से कि वो आए और सेहत सहूलत कार्ड, गुलाम रसूल साहब करें। मैं दरखास्त करूंगा जनाब अल्लाह दवाया साहब से कि वो आए और वजीर आजम से सेहत इंसाफ कार्ड वसूल करें। मैं हमजा साहब से दरखास्त करूंगा, हमजा साहब तशरीफ लाए और वजीर आजम से अपना सेहत इंसाफ कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमीर बख्श साहब से कि वो आए और वजीर आजम से अपना सेहत इंसाफ कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वली मोहम्मद साहब से, और इससे पहले कि वली मोहम्मद साहब आए, इस वक्त बाबा जी वजीर आजम से गुफ्तगू कर रहे हैं और वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इन बाबा जी की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ख़ातीन और हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वली मोहम्मद साहब से कि वो आए और अपना सेहत सहूलत कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड वसूल करें। ख़ातीन और हज़रात, मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है जी। विदाउट एनी फर्दर अडू मे आई हम्बली रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इमरान खान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, डॉक्टर यास्मीन हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, आमिर कियानी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, हमारे पंजाब साउथ पंजाब से सबसे पुराने पॉलिटिशियन और मेरे दोस्त जाफर लगारी, और जाफर लगारी की अभी तक मुझे उम्र नहीं पता कितनी है। जनाब दरेशक साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूं, और हजरात और हमारी एक खातून बैठी हुई, आप सबको। देखिए, हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पहली पौध थी, पहली जनरेशन थी। हमारे वालिदैन एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और मैं बार बार अपनी कौम को समझाता हूं कि ये जो मुल्क बना था, ये एक नजरिए पे बना था।
और जब भी कोई कौम अपने नजरिए से हटती है, कौम तबाह हो जाती है। और अब तक जिस लिए पाकिस्तान बना था, हम उस नजरिए से बहुत दूर चले गए। तो इंशाअल्लाह हमारी, जब हम कहते हैं नया पाकिस्तान, तो हम दरअसल कायदे आजम और इलामा इकबाल के पाकिस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तान जो एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था, और वो जो मदीना की रियासत, जो सारी इस्लामी दुनिया अभी भी समझती है कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी मदीना की रियासत। यानी कुरान में अल्लाह ने हमें कहा है कि नबी के रास्ते पे चलो, तो उनका रास्ता एक तो उनका किरदार था, और अमली तौर पे वो मदीना की रियासत छोड़ के गए थे। और वो रियासत एक मॉडल बनी थी कि उस पर मुसलमान अगले 700 साल तक दुनिया की अजीम कौम बने रहे। तो वो मॉडल था जिसकी बुनियाद रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके ऊपर एक अजीम कौम बनी। तो ये पाकिस्तान वाहिद, दुनिया में वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसलिए हम नारे मारते हैं कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं सोचा कि वो क्या पाकिस्तान था जो बनना चाहिए था, जिसके लिए कुर्बानियां दी, जदोजहद की। कायदे आजम हमारे अजीम लीडर, 40 साल उनकी जदोजहद के बाद पाकिस्तान बना, और हम सब को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान अगर हमने ना बनाया तो इसका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर हम उस नजरिए पे ना वापस आए तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क का मकसद ही नहीं रहेगा। बलोच कहेंगे कि जी अगर वहां तेल निकला, गैस निकला, सोना निकला, वो क्या हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने। सिंधी कहेंगे जी हम क्यों बने। तब बने अगर किसी मकसद के लिए कौम बनी थी, और वो मकसद कि हम पूरी कोशिश करें कि इस मुल्क को मदीना के रियासत के असूलों पे खड़ा करें। और वो असूल, सबसे बड़ा असूल था इंसाफ, और दूसरा इंसानियत। तो आज जो हम यहां आए हैं राजनपुर, इसलिए कि राजनपुर वो पाकिस्तान का खित्ता है जो सारे पाकिस्तान से पीछे रह गया है। लोगों के हालात राजनपुर में हम सब जानते हैं कि जो बुनियादी जरूरियात हैं वो भी यहां नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो आज हम आगाज कर रहे हैं, और ये शुरुआत है, इंशाल्लाह बाकी चीजें भी अभी आएंगी, लेकिन ये शुरुआत इसलिए कि बुनियादी जरूरत एक इंसान को होती है उसकी सेहत की। सेहत है तो सब कुछ है। इनका इंसान की सेहत नहीं तो जितना मर्जी उसको पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, ना वो खाना खा सकता है, ना वो पैसा का फायदा उठा सकता है। लिहाजा आज यहां से इसलिए शुरू किया कि ये जो आपके पास इंसाफ कार्ड आज हम बांटेंगे, और 2,13,000 खानदानों के बीच में बांटेंगे यहां, इसका मतलब कि हर खानदान के पास 7,20,000 रुपया उनके पास आएगा अपना इलाज करवाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि गरीब घराने में एक दफा बीमारी आ जाए तो उस गरीब घराने का सारा बजट तबाह हो जाता है। ना पता चलता है कि मैं बच्चों के कपड़े लूं, खाना खिलाऊं। तो इसलिए यहां से शुरू कर रहे हैं, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि डॉक्टर यास्मीन और उस्मान बुज़दार दोनों ने यह फैसला किया कि यहां से हम शुरू करेंगे, और फिर बाकी पासमानदा इलाकों से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और सारे पंजाब के अंदर जितने गरीब घराने हैं सबको हम ये सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। उससे पहले हमने कबायली इलाके का फैसला किया। फाटा या कबायली इलाके के लोग वो सबसे पीछे रह गए।
वहां जंग ने मजीद और गुर्बत पैदा कर दी। तो एक तो मुझे खुशी है कि कबायली इलाके में भी हमने फैसला किया है हर घराने में हम इंशाल्लाह सेहत कार्ड देंगे वहां भी, ताकि लोगों को इत्मीनान हो कि अगर कुछ हो तो उनके पास इंश्योरेंस हो। अब मैं दूसरी बात यह करना चाहता हूं, और डॉक्टर यास्मीन आप यहां बैठी हैं और आमिर कियानी आप हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं। देखिए ये बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान का जो अस्पतालों का निजाम है वो ऐसे हुआ है कि गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में जाता है और पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सरकारी अस्पतालों का जो निजाम है वो गिरता गया है। मैं एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरी बहनें सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी, बेहतरीन इलाज होता था। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों का यह हाल है कि कोई पैसे वाले लोग सरकारी अस्पताल में जाने के लिए नहीं तैयार। आपने देख ही लिया कि नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। उधर से जो 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है, पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। उसका दामाद वो बाहर गया हुआ है इलाज करवाने के लिए, भागा हुआ है नैब से। उसका एक बेटा हमजा शरीफ वो बाहर गया हुआ अपनी कोई, या उसकी बीवी बाहर गई हुई है इलाज के लिए। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर वो इलाज करवाने के नाम पे बाहर गया हुआ है। नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर था 3 दफा 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। असेंबली में कोई बीमार होता था वो बाहर चला जाता था इलाज करवाने के लिए। कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है कि जो हुक्मरान हैं वो बाहर इलाज करवाएं और जो उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल जिधर वो समझते वो अपने आप को वो नहीं समझते कि उनके इलाज के काबिल है। वजीर भी वहां जाए, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाए और आम आदमी भी वहां इलाज करवाए। इसके लिए डॉक्टर साहिबा आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो हम अस्पताल ठीक करने की इस्लाहत कर रहे हैं इनको और तेजी से करें। आप जो लोग इन इस्लाहात के खिलाफ हैं वो दरअसल अपनी जात के लिए यानी अपने जाती फायदों के लिए वो पाकिस्तान की अवाम के अस्पताल ठीक नहीं होने दे रहे। जो भी आज ये कहता है ना कि जी हम जो हॉस्पिटल रिफॉर्म जिसको हम MTI कहते हैं, जो हमने पख्तूनख्वा में लेके आए, जो इनके खिलाफ है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम का क्या हाल होता है इन अस्पतालों में। मैं एक दिन रात को चला गया, एक अस्पताल है पिंडी के अंदर, बड़ा जबरदस्त अस्पताल होता था, उसका नाम था होली फैमिली। तो मैं जब उस अस्पताल में रात को गया, आप यकीन करें कि यहां तो इतनी ठंड नहीं है राजनपुर में, आज आप इस्लामाबाद चले जाएं तो वहां जितनी ठंड में 3-3 औरतें एक बिस्तर में थी, कई औरतें जमीन पे सो रही थी, 4-4 बच्चे एक बिस्तर पे थे। उनके जो आए थे लवाहिकीन वो कॉरिडोर में सो रहे थे और यकीन करें कि वहां कमरे खाली थे। जो हमने जाके देखे तो वहां कमरे खाली थे, डेंगू के लिए जो सर्दियों में होती नहीं है उसके लिए कमरे खाली थे। और बेचारी क्योंकि गरीब लोग थे, सारों को उन्होंने 3-3 औरतों को एक बिस्तर पे जमीन पे। और ये क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो निजाम है सरकारी अस्पतालों का, वो तबाह हो चुका है।
वहां सजा और जजा ही नहीं है। ये बन चुके हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था 1970 में। इनको जब नेशनलाइज किया, तो जब नेशनलाइज इनको किया, इनका आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ही खत्म कर दिया। जब एक इदारे में सजा और जजा का निजाम खत्म हो जाता है, वो इदारा खत्म हो जाता है। कोई काम क्यों करे? जब कोई काम ना करे उसको भी उतना पैसा, जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे उसको भी उतना पैसा। वहां जब हमने पख्तूनख्वा के अंदर यह निजाम चेंज किया, तो सरकारी अस्पतालों में कई कंसल्टेंट सिर्फ दिन में 1 घंटा काम करने आते थे, बाकी सारा वक्त अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते थे। तो सरकारी अस्पतालों में तो सिर्फ गरीब लोग थे। जो मशीनें थी, करोड़ों रुपए की मशीनें सरकारी अस्पतालों में वो खराब पड़ी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो मशीनें चल रही थी। पैसा बना रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल, और सरकारी अस्पतालों का नुकसान पे नुकसान। और वो नुकसान पूरा कौन कर रहा था? अवाम कर रही थी अपने टैक्स के पैसे से। इसलिए ये जो हम नया निजाम लेके आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, इसको जल्दी से जल्दी पंजाब में लेके आए, ताकि हम सरकारी, और वो तब होगी जब मैनेजमेंट ठीक होगी। और मैनेजमेंट तब ठीक होगी जब अस्पताल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो सबसे सीनियर आदमी नहीं होगा या औरत, वो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे काबिल होगा। जब आप उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे तब अस्पताल ठीक चलेंगे। नहीं तो आप ये जो पुराना है, जी सीनियर है, वो काम करे या ना करे, वो ऊपर आके बैठ जाता है। तो जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा, ये याद रखें मेरी बात, जब तक सजा और जजा का निजाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा, कोई इदारा ठीक नहीं हो सकता। और सरकारी इदारों का सबसे बड़ा मसला ये आज। तो अगर सरकारी अस्पतालों ने मुकाबला करना है प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो निजाम भी उनका वो होना चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि उनको प्राइवेटाइज करें, इसका मतलब ये कि उनका सिस्टम ऐसा बनाएं कि वहां उसी तरह का इलाज मिले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले। तो मैं ये डॉक्टर साहब आपसे उम्मीद रखता हूं कि इसको फौरी तौर पे आप करेंगे, क्योंकि मैंने जो रात को 3-4 अस्पतालों में मैं गया हूं, पिंडी और इस्लामाबाद में, सरकारी अस्पतालों में, और उनका बहुत बुरा हाल था। और सिर्फ इसलिए कि वहां बेचारे आम आवाम जा रही थी, गरीब लोग जा रहे थे। तीसरी चीज, पाकिस्तान में हमने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक दफा कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई। उन्होंने जब मदीना की रियासत बनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर एक कानून अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, और दूसरा कमजोर और गरीब के लिए। आज ये है सबसे ज्यादा चीज जो हमने तब्दील करनी है पाकिस्तान में। ताकतवर के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है, और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। मुझे सबसे ज्यादा इसका एहसास हुआ जब मुझे डेरा गाजी खान जेल में 8 दिन रखा गया जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो मैंने जब जेल में गया तो मैंने देखा कि वहां सिर्फ गरीब लोग थे। कोई ताकतवर डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया। और जब मैं असेंबली में होता था तो उसमें बड़े बड़े ताकतवर डाकू मुझे नजर आते थे। अब आज तमाशा देखें, वहां ताकतवर डाकू को पकड़ते हैं, सारे असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं, जी जमहूरियत खतरे में आ गई है। आपको मैं जरा बताऊं कि फर्क क्या है, क्या वजह है कि यह मगरबी जमहूरियत हमारे से आगे निकल गई है। राजपुर के लोगों जरा गौर से सुनो। बरतानिया का जो सालाना आमदनी है वो 50 मुसलमान मुल्कों की मिला के एक बरतानिया की ज्यादा आमदनी है। अब ये सुने, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने ज्यादा
यानी उनके एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए। अगर इलाज अगर 2 लाख का था तो उन्होंने 4 लाख का दिखा दिया, और उन्होंने ट्रैवल अगर 3 लाख की थी तो उन्होंने 6 लाख दिखा दी। तो इतने अमीर मुल्क में 3 लाख और 4 लाख के उन्होंने ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिए। जज ने उनको जब 3-3 साल की जेल की सजा दी, और जज ने पता क्या कहा कि मैं तुम्हें इसलिए ज्यादा सजा दे रहा हूं क्योंकि तुम पब्लिक के नुमाइंदे हो। आम आदमी को मैं इतनी सजा ना देता जितनी मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम पब्लिक के नुमाइंदे हो। मुझे इन्होंने ये आजकल बात कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की। अब जो ये देखा ना, वो अच्छा जो पकड़ा जाता है बड़ा डाकू, वो नेल्सन मंडेला बन जाता है, उसको नारे मार ऐसे ऐसे करके जा रहा होता है। उसने पकड़ा, अभी सिंध में पकड़ा, उधर शहबाज शरीफ साहब ऐसे जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो कश्मीर फतह करके जा रहे हैं जेल की तरफ। उधर नवाज शरीफ हर रोज उसकी हम टीवी पे देखते हैं, 7 लोग नारे मार रहे हैं। अभी बरतानिया में एक खातून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको फिर अभी सजा मिली है कुछ 3-4 साल की, 3 साल की। उसकी क्या जुर्म था? उसने अदालत में झूठ बोला, उसको सजा दे दी। मुझे इन्होंने पिछले दौर में 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में रहा। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, जी इमरान खान ने पता नहीं ये उसने भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है वगैरह वगैरह। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई दी। 60 मैंने 40 साल पुराने मैंने कागजात ढूंढ के दिए। एक इन्होंने पूछा कि किधर से फ्लैट लिया है, लंदन का फ्लैट। 34 साल पुराने मैंने उनको कागजात दिखाए, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखाए कि किधर से मैंने पैसा बनाया। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं अगर पब्लिक का नुमाइंदा हूं, मतलब ये कि अवाम के पैसे का मैं रखवाली हूं। याद रखें, जो एक पब्लिक नुमाइंदा होता है वो आपके पैसे, आपके टैक्स के पैसे, मैं जिम्मेदार होता हूं। तो मुझे सफाई अपनी पेश करनी पड़ती है। मैंने नहीं कहा कि मैं तो तब क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई वजीर नहीं था। मैं भी कह सकता था कि मैं तो उन दिनों में क्रिकेटर था, लेकिन क्योंकि मैं पब्लिक नुमाइंदा था, मैंने 1 साल जवाब 60 मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, 60। और मैंने कहा कि एक भी इनमें से गलत हो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। यहां झूठ पे झूठ पकड़े जा रहे हैं। अभी तक एक कागज नहीं दे सके कि जब मान लिया कि तुम्हारे लंदन में 4 बड़े बड़े महलात थे, जब मान लिया ये शरीफ खानदान ने, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देनी थी कि आपने वो कब खरीदे और क्या मलकियत आपकी है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, सारा केस खत्म हो जाना था। अब तक 3 साल हो गए, वो एक चीज नहीं दे सके। और वो सबको पता है क्यों नहीं दे सके, क्योंकि इन्होंने कहा था 2006 में लिया है और असल में 93 में लिए गए थे वो। तो मैं आपके सामने सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप, ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब ताकतवर और कमजोर का एक ही तरह का एक इंसाफ का निजाम आएगा। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में ताकतवर आदमी जिसने अरबों रुपया मुल्क का लूटा हुआ है, वो 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहा है। वो जेल में जाता नहीं, वो अस्पतालों में जा रहा है, और गरीब आदमी बेचारा जेलों में पड़ा हुआ है। 2 भाई थे, अभी पिछले महीने खबर निकली, 2 भाई थे, उनको सुप्रीम कोर्ट बरी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट बरी करता है, पता चलता है 3 साल पहले ही दोनों को फांसी मिल चुकी थी। अभी कोई एक अखबार में खबर आई कि मुर्गी चोरी पे बेचारा 6 महीने एक कोई इंसान अंदर जेल में। तो एक तरफ तो बेचारे गरीब लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वकील नहीं, और दूसरी तरफ ताकतवर ऐसे दंदराते फिर रहे हैं। आप बजाय अपने जाके इल्जामात दें, अदालत में बताएं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने 1 साल लगा के बताया मैं बेकसूर हूं, मैंने साबित किया है। आप भी करें जाके, वो नहीं करना। सारे जमा होके
सारे करप्शन की जो यूनियन बनी हुई है, करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है, जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का एहतसाब करना है, एक एक का एहतसाब करना है हमने। मैं आखिर में डॉक्टर साहिबा आपको फिर से मुबारक देता हूं कि आपने ये स्कीम शुरू की। पंजाब के, बल्कि जनूबी पंजाब के भी सबसे पासमानदा डिस्ट्रिक्ट से आप शुरू किया। यही हम सोच रहे हैं कि जिस तरह उस्मान बुज़दार एक सबसे पासमानदा इलाके से हमने सोच समझ के चीफ मिनिस्टर बनाए, और उस्मान आपने घबराना नहीं है जो आपके ऊपर पूरी कैंपेन चलाते हैं लोग। आपका जो मुकाबला करवाते हैं शहबाज शरीफ से, उस्मान बुज़दार जानता है कि पाकिस्तान के अस्पतालों का क्या हाल है, क्योंकि इसका अपना इलाज इसके खानदान का इन अस्पतालों में होना होता है। इसके बच्चे यहां स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको पता है कि वहां जो इनके इलाका है उधर क्या हाल है। लोगों को पानी नहीं मिलता, 2.5 लाख आबादी में एक डॉक्टर नहीं है, एहसास है इनको। और यही मैं चाहता था कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आए जिसको अवाम का एहसास हो, आम आदमी का एहसास हो। और जब एहसास होगा ही, जब ये शुरू करेंगे हम नीचे से लोगों को ऊपर उठाना, तब ये अल्लाह की बरकत इंशाअल्लाह पाकिस्तान पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।